डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ओके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, उसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव कर दी। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिपोज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो लेट्स कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेंगे। ओके, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन, inclined through a very small angle. This is an inclined plane. Okay, OA is the inclined plane. This is the horizontal surface. Okay, suppose it makes an angle here. थीटा से हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, ये अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंगल अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। And now suppose this alpha is very very small. It is very small, 10 degree. ठीक है, या less than that. अब क्या करेंगे हम? Take a rectangular wooden block and place this rectangular wooden block on this inclined plane. ये रख दिया हमने inclined plane पे। ठीक है, ओके। अब देखेंगे इस ब्लॉक को क्या होगा। ये मूव करेगा, वही रहेगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? ठीक है ना, जब हमें पता चलेगा इस पे नेट फोर्स कितना एक्ट करता है। So how many forces are acting on it? Two forces. One is the weight of the block, which is acting vertically downwards. This is the weight mg. Is this clear? And the second force is the normal reaction. ठीक है, exerted by the inclined plane on the block. वो होगी नॉर्मल द इंक्लाइंड प्लेन इस डायरेक्शन में। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन exerted by the inclined plane on the block. These are the two forces acting on the block. अब देखिए, अब ये जो दो फोर्सेस है, दे कैन नेवर कैंसल ईच अदर, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। दो फोर्सेस तब कैंसिल होते हैं जब उनकी पहली कंडीशन ये है कि उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए, उसके बाद उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। अब अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर भी होगा मगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, देयरफॉर दीज टू फोर्सेस नेवर कैंसल ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ इस ब्लॉक पे एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। अब देखेंगे वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद ये ब्लॉक उस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। इज दिस क्लियर? अब रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वो यूज करेंगे। तो एमजी को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वन along the line of action of normal reaction, ये नॉर्मल रिएक्शन की लाइन ऑफ एक्शन है। एक कंपोनेंट इसका देखेंगे इसी डायरेक्शन में, एंड द सेकंड कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर दिस लाइन ऑफ एक्शन, वो होगा इस डायरेक्शन में। इज दिस क्लियर? ओके, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखेंगे, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखेंगे। ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा ही होगा। अगर ज्योमेट्री हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा, अल्फा। इज दिस क्लियर? अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर ये 0 के बराबर होगा ये भी 0 होगा, अगर ये 90 के बराबर होगा ये भी 90 के बराबर होगा। इज दिस क्लियर? तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा इसका, इज दिस क्लियर? वो होगा, इट इज बेस कंपोनेंट, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट होता है mg cos ऑफ अल्फा, एंड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin ऑफ अल्फा। दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ mg। अब mg को हटाइए, इसके बदले ये दो कंपोनेंट्स हम कंसिडर करेंगे। नाउ जो ब्लॉक है इस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वन इज mg cos अल्फा अपोजिट टू r, and second is mg sin alpha, it is along the inclined plane, down the inclined plane. Is this clear? Okay. अब देखिए ये जो ब्लॉक है, अगर ये रेस्ट पे यहाँ पे है, नहीं ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ r
एम जी कॉस अल्फा को कैंसिल कर रहा है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू व्हाट, एम जी कॉस ऑफ अल्फा, इक्वल अपोजिट, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन है नहीं, तो आर एम जी कॉस अल्फा को बैलेंस कर रहा है, ये एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब रहेगा एक ही फोर्स, दैट इज एम जी साइन अल्फा, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब इस फोर्स की वजह से, ये कौन सा फोर्स है, इट्स कंपोनेंट ऑफ द वेट, वेट इज अ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना, ये वही फोर्स है, उसका कंपोनेंट है, ये फोर्स का ग्रेविटेशनल पुल का एक कंपोनेंट है। इसके लिए ग्रेविटेशनल पुल भी एक फोर्स है, तो ये दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं कर रहा है इफ द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज वेरी स्मॉल, तो उस वक्त ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करता है। जैसे कि ये ब्लॉक अगर मैं इस पे रखूंगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, अब देखिए थोड़ा सा इंक्लाइंड पोजीशन पे है, ये दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने रख दिया ये ब्लॉक, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत कम होगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उस वक्त स्लाइड करेगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत कम है। अब देखते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज वेरी स्मॉल। अब नेट फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है, दैट इज एम जी साइन अल्फा, इसकी वजह से स्लाइड करना चाहिए, नीचे की तरफ एक्सलेट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? सो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स को कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो इस पे एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां से, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट है जो इस एम जी साइन अल्फा को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। इज दिस क्लियर? अब अगर हम ये अल्फा धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे स्लोली, व्हाट विल हैपन? लेट अस ट्राई टू सी। अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू है 10 डिग्री, यहां पे दिखा दूंगा मैं इस तरह से। पहले ये प्लेन इस तरह से था 10 डिग्री, अब प्लेन थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज कर दिया 20 डिग्री, ठीक है। फिर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज कर दिया इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए ये है यहां पे एंगल 30 डिग्री, इसी तरह से। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग, अगर पहले ये इंक्रीज करेंगे अल्फा, तो व्हाट विल हैपन टू कॉस अल्फा? ये डिक्रीज हो जाएगा एंड साइन अल्फा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा इंक्रीज करने से ये डिक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रिएक्शन उतनी डिक्रीज हो जाएगी जितना कॉस अल्फा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके। अब यहां पे अल्फा इंक्रीज करने से साइन अल्फा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है जो ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ये इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीजिंग अल्फा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, अब जितना हम एंगल ऑफ अल्फा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे, एम जी साइन अल्फा भी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा अल्फा इंक्रीज कर दिया तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर फिर भी ये रेस्ट पे रहा तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो गया। अगर उसके बाद फिर से ये इंक्रीज कर दिया, फिर से एम जी साइन अल्फा और इंक्रीज हो जाएगा। अगर फिर से ये स्लाइड नहीं कराया डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो उसका मतलब ये हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से इंक्रीज हो गया। इफ वी गो ऑन डूइंग द सेम थिंग, ठीक है ना, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ अल्फा स्लोली, ठीक है ना, अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे फाइनली ए स्टेज विल रीच, एक स्टेज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं स्टेज ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टेज ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टेज और स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टेज ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब आ जाएगी, उस वक्त जो ये ब्लॉक होगा, उसके बाद यानी कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो उस वक्त मैक्सिमम होगा। उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद अगर हम एंगल ऑफ अल्फा थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज करेंगे, एम जी हल्का साइन अल्फा हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद ये जो ब्लॉक है इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, इट जस्ट बिगिन्स
टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. दिस इज क्लियर यू. उस वक्त अल्फा का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा. अल्फा का उस वक्त एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा. ठीक है ना. एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगा, जिस वैल्यू पर ये ब्लॉक अब इस स्लाइड यानी कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करना शुरू करेगा. इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. उस वक्त जो एंगल होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, उस मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ repose. उसको कहते हैं angle of repose. Is this clear to you? So what is angle of repose? It is the minimum angle of inclination of inclined plane. That is the minimum value of angle of inclination of what? Inclined plane. किसके साथ? With the horizontal. At which the block, जो block होगा किस पे? On the plane. Just begins to slide down the inclined plane is called what? Angle of repose. इसी को angle of repose कहते हैं. ठीक है ना. तो इस angle of repose पे क्या होगा? ये अब शुरू करेगा क्या करना? Sliding down the inclined plane. So it is due to this reason this angle of repose is also called what? Angle of sliding. इसको angle of sliding भी कहते हैं, क्योंकि इस एंगल पे ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करता है. Therefore, it is also called angle of sliding. Then how can you define angle of repose? Angle of repose कैसे हम डिफाइन करेंगे? ये एक मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. ठीक है ना. सो एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द minimum angle of inclination of a plane with the horizontal at which a body placed on the plane just begins to slide down the inclined plane. This is clear to you? So angle of repose or angle of sliding is defined as the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal at which, it is a minimum angle, okay, at which a body or a block placed on the plane just begins to slide down the inclined plane. This is called angle of repose or angle of sliding. So alpha is angle of repose or angle of sliding. एक particular value होगा, एक minimum value होगा इसका. ठीक है. ओके, इज दिस क्लियर टू? ये हुई इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन, ये मैंने समझा दिया. तो इसके बाद इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम. नाउ वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट. सो लेट अस कंसीडर हॉरिजॉन्टल सरफेस. यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेंगे. This is an inclined plane. OA is an inclined plane. ठीक है. यहां पे जो एंगल है इट इज अल्फा. इट इज कौन सा अल्फा है? ये पर्टिकुलर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है ना. जहां पे ये स्लाइड करना शुरू करेगा, सो एंगल अल्फा इज द एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, या एंगल ऑफ स्लाइडिंग. तो इस पे एक ब्लॉक रखेंगे हम. Place a block, rectangular block on this inclined plane. ये रख दिया हमने यहाँ पे. तो इस पे कितने फोर्स से एक्ट करेंगे? यहाँ पे एज्यूम करेंगे, सपोज
alpha is the angle of repose. Is this clear? Okay. अब देखेंगे इस स्टेज पे कौन सी स्टेज है? It is the stage of maximum static friction. Okay. It is the stage of maximum static friction. इस पे number of force act करें 2. One is weight of the block acting vertically downwards, and second is the normal reaction perpendicular to the inclined plane. This is normal reaction R. Okay. And now अब नेट फोर्स देखें कितना एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए mg को रिजॉल्व करना होगा. ठीक है, यहां पे लिखिए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. नंबर 1 is mg weight mg of the block acting vertically downwards. Is this clear? Okay. Number 2 is the normal reaction or perpendicular to the inclined plane. Is this clear? It is perpendicular to the inclined plane. And the third one is जो इस पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL. इज दिस क्लियर? यहां पे लिखेंगे थर्ड वन इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FL. Is this clear? Acting up the plane, ऊपर की तरफ. Is this clear? Of the inclined plane. These are the three forces acting on the block. आप देखेंगे नेट फोर्स इस पे क्या एक्ट कर रहा होगा. It is acting tangentially along the surface in contact. Okay. अब पहले mg को रिजॉल्व करते हैं जैसे पहले मैंने समझाया. नाउ रिजॉल्व दिस mg. Resolve mg into two rectangular components. Number 1, इसको रिजॉल्व करेंगे into two rectangular components. एक होगा इस डायरेक्शन में, mg cos of theta, cos of alpha, sorry, ये एंगल भी अल्फा के बराबर होगा. एंड सेकंड फोर्स वुड बी इन दिस डायरेक्शन. इट वुड बी mg sin of alpha. Okay. First component is mg cos of alpha acting opposite to R के अपोजिट में. ठीक है. नंबर 2 is mg sin alpha acting down the inclined plane. Is this clear? Okay. अब देखिए यहां इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ वेस्ट. ठीक है, इक्विलिब्रियम वेस्ट है यहां पे. तो इसका मतलब क्या हुआ, द ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट मीन्स दैट ये जो R है इट वुड बी इक्वल टू mg cos ऑफ एल्फा. ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे जैसे पहले भी मैंने बता दिया. ओके.
एंड देयर रिमेन्स mg sin अल्फा एंड fl. अगर ये रेस्ट पे है तो fl किसके बराबर होगा? mg sin अल्फा के बराबर इन इक्विलिब्रियम. इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट. अगर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट होगा तो उस वक्त इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन भी अगर होगा तो उस वक्त भी क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर होंगे. ठीक है, तो fl would be equal to mg sin of alpha. Is this clear? Okay, keep it number 1. This is number 2. Dividing first by second. Yeah, second by first. What will you get? Dividing second by first. We get fl divided by r is equal to mg cancel हो जाएगा. Sin of alpha divided by cos of alpha. Sin alpha divided by cos alpha is equal to tangent of alpha. Is this clear? So we get here tangent of alpha is equal to fl divided by r. This is the ratio between force of limiting friction and the normal direction. This ratio is called coefficient of limiting friction. Mu से represent करते हैं. Is this clear? And okay, or we can write as alpha is equal to tangent inverse mu. Is this clear? This is the expression for what? Angle of repose, angle of sliding. ठीक है ना? It is equal to tan inverse of mu. Is this clear? Okay. तो इसी तरह से mu किसके बराबर है? Tangent of alpha. तो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मेजर करने के लिए एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास. वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है ना? सो यहां पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट of limiting friction between two surfaces in contact. Between two surfaces in contact is equal to the tangent of the angle of repose between them. Is this clear? तो इस तरह भी डेफिनेशन होगी कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए. तो इससे भी हम मेजर कर सकते हैं. Is this clear? Okay. And it is now clear from this equation that जो angle of repose है, it depends on what? Coefficient of limiting friction. And as you know that जो coefficient of limiting friction है, it depends upon the nature of surfaces in contact and also the nature of material of surface in contact. So it means that angle of repose also depends on what? Nature of surfaces and nature of material of surface and nature of surfaces in contact.